हेलो। अब सही है सर। चलिए अब आराम से बैठ जाइए। वेलकम टू एवरीवन। ठीक है, इन दिस बैच। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनडीए के ही प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए सवाल हैं, उस सवालों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उन सवालों में से अगर हम सबसे पहले सवाल के बारे में बात करें, तो आज हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? कॉमन एरर्स। ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स कह लीजिए आप, स्ट्राइकिंग एरर्स कह लीजिए आप। तो स्ट्राइकिंग एरर्स का मतलब क्या हुआ? यू हैव टू फाइंड आउट एरर्स। ठीक है, कि सेंटेंस को पढ़ना है, उसके मीनिंग को कंप्रीहेंड करना है, और इसके बाद आपको तय करना है कि जो भी मीनिंग कन्वे करने का कोशिश किया जा रहा है कि सेंटेंस के माध्यम से, वो बात कहने में किस ग्रामेटिकल टर्म का इस्तेमाल हुआ है, और अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू जज वेदर द थिंग्स हैव बीन यूज्ड अप्रोप्रिएटली और नॉट। आपको क्या करना है कि सेंटेंस जो मीनिंग कन्वे कर रहा है, ठीक है, उस मीनिंग को कन्वे करने में किस ग्रामेटिकल टर्म का इस्तेमाल हुआ है, और अगर इस्तेमाल भी हुआ है तो क्या वो सही सही इस्तेमाल हुआ है या कुछ गलती है। अगर सही सही इस्तेमाल हुआ है तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। इट मीन्स द सेंटेंस हैविंग नो एरर्स। ठीक है, अगर एबीसी में से अगर किसी भी सेंटेंस के पार्ट में आपको लगता है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर हो चुका है, तो आपको ये लर्न करना है कि मिस्टेक अगर है तो क्या कर देंगे कि जो कि ये सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्स में आपको क्या करना होता है कि सिर्फ आपको एबीसीडी आपको मार्क करना होता है, आंसर को सेव किए, आगे निकल गए। लेकिन आप यहां पे क्या करिएगा कि अगर सर्टेन पार्ट में अगर एरर है, तो आपको यह भी दिमाग लगाना है कि अगर ये एरर है तो क्या कर दूंगा कि सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चन आपके साथ साथ सॉल्व होते जाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आते हैं, पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, ये तो दूसरा क्वेश्चन है, आते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। चलिए पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या किया गया है, एक सेंटेंस लिखा गया है। सेंटेंस को देखिए कितने पार्ट्स में जो कि इसको फ्रेगमेंटेड किया गया है, चार पार्ट्स में, ए बी सी एंड डी। तो आपको ये पढ़ करके देखना है। सबसे पहले इसके मीनिंग को समझिए। सेंटेंस क्या कहता है? ओपनिंग हिज लेटर्स, किसी का खत आया होगा। सेंटेंस के मीनिंग को समझिएगा, तब अपने नॉलेज को यूज करिएगा। क्या कह रहा है कि ओपनिंग हिज लेटर्स, उसके खत को खोल करके, उसकी चिट्ठियों को खोल करके, रीडिंग देम केयरफुली, और जो कि क्या कहता है, बड़ी ही केयरफुली उसको रीड करके, एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क। और सेंड फॉर का मतलब क्या? बुलावा भेजना। तो कहना का मतलब क्या हुआ? अगर आपको किसी का खत आया तो खत को खोल करके आपने पढ़ा, बड़ी केयरफुली पढ़ा। इसके बाद आपने क्या किया कि अपने क्लर्क को जो है कि आपने क्या किया? बुलावा भेजा, क्लर्क आया, एंड ही डिक्टेटेड आंसर विद देम। इसके बाद क्या किया कि अगर खत आया है, उनमें कुछ बातों की चर्चा हुई होगी, और जब चर्चा हुई होगी तो अब क्या करोगे कि जब लेटर को पढ़ करके उसका मजमून मजमून अगर आपने जान लिया, उसमें मैटर क्या था ये जान लिया, अब क्या करना होगा आपको? इन प्रश्नों का, इन लेटर्स को आपको क्या करना होगा? रिप्लाई करना होगा ना। और जब आपको इसका आंसर करना होगा, तो आपने क्या किया कि आपने खुद से नहीं लिखा, बल्कि क्लर्क को बुलाया, उसको क्या कहा? जो जो लिखा रहा हूं तुम लिखते जाओ, जो जो लिखा रहा हूं तुम लिखते जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? वो आगे आगे बोल रहा होगा। ठीक है, जिसने लेटर खोल करके पढ़ा, केयरफुली पढ़ा, इसके बाद अपने क्लर्क को बुलाया, और उसने क्या कहा कि जो जो कह रहा हूं आंसर में क्या करना है, दूसरे लेटर में जो कि वो सारी चीजें लिखनी है, एंड अगेन यू हैव टू पोस्ट द लेटर। इसके बाद क्या करना है? लेटर को पोस्ट कर दीजिए। तो सोच के देखिए, सेंटेंस का मीनिंग तो समझ गए। जब आप सेंटेंस के मीनिंग समझे, तो इसके बाद आपको देखना है कि यही बात कहने में गलती क्या हुई। गलती क्या हुई? ओपनिंग हिज लेटर, उसके खत को, उनके खतों को खोल करके, चलिए यहां तक सही है। इसके बाद देखिए रीडिंग देम केयरफुली, और जो कि कहता है केयरफुली उसको रीड करने के बाद, ठीक है, सेंड फॉर हिज क्लर्क। इसके बाद क्या किया उसने? अपने जो कि क्लर्क को बुलावा भेजा, एंड ही डिक्टेटेड। क्या हो रहा है दोस्त? आगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए क्या हुआ? ही डिक्टेटेड। पेन यहां से लेना है ना। पहला दिन होगा उल्टा पुल्टा, ये बोला ना। चलिए अब ठीक है, फिर इसको क्लोज करेंगे तब। अब फिर अगर लिखना होगा तो मुझे यहां से पेन लेना है, यही ना। चलिए,
तो अब यहां पर देखिए क्या हुआ, ओपनिंग हिज लेटर, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं मिला आपको। रीडिंग देम केयरफुली, उन खतों को जो कि केयरफुली पढ़ने के बाद, एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, और इसके बाद क्या किया, अपने क्लर्क को बुलाया, एंड डिक्टेटेड। डिक्टेट का मतलब क्या होता है, याद करिए अपने स्कूल टाइम में जब आप बच्चे थे तो आपके टीचर जब आपके आते थे घर पढ़ाने के लिए, आपसे स्पेलिंग मिस्टेक होता है सर्टेन वर्ड्स का कि नहीं होता है, तो उसके लिए वो क्या करते थे, आपको डिक्टेशन लिखाया करते थे। डिक्टेशन लिखाया करते थे। डिक्टेशन का मतलब क्या, डिक्टेट, डिक्टेट का मतलब बोल बोल के लिखाना। ठीक है, अगर मैंने आपको कहा कि चलो जी कि आपको एडमिशन का लिखना है कि स्पेलिंग लिखना है, या डायरिया का स्पेलिंग लिखना है, तो वो इसके माध्यम से वो ये चेक करना चाहते थे कि किसी भी शब्द को लिखने के क्रम में आपसे स्पेलिंग मिस्टेक होता है या नहीं होता है। तो सोच करके देखिए यहां पर क्या क्या, बोल बोल करके जो कि उसने क्या किया कि कलर को बोल बोल करके आंसर, ठीक है, उसे लिखाया। तो अब यहां पर देखिए क्या कि आंसर विथ, आंसर के साथ प्रीपोजिशन विथ नहीं होता है दोस्त। अगर आप किसी को बोल बोल करके कुछ लिखाते हो तो क्या करोगे, डिक्टेट आंसर टू देम। तो यहां पर क्या होगा, डिक्टेटेड आंसर टू देम। अब यहां पर देखिए बात आ रही है आंसर की। अगर हम आंसर करेंगे तो आंसर द क्वेश्चन होता है, आंसर द क्वेश्चन। सपोज यू आस्क मी सम क्वेश्चंस एंड आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। आपने मेरे से कुछ सवाल पूछे और मैंने आपके सवालों के जवाब दिए। जब क्वेश्चन को आंसर करना होता है तो प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जब किसी पर्सन को आंसर लिखाना होता है, तो जिस व्यक्ति को आंसर लिखाओगे तो उसके लिए क्या करोगे, प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करोगे। तो यहां पर आपको अगर एरर निकालना है तो इसमें क्या करोगे, प्रीपोजिशन विथ के बदले अगर यहां प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करोगे तो यह सेंटेंस क्या रहेगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे ना, तो सबसे पहले मैं आपके विचारों को जानना चाहूंगा। आप क्या कहते हो कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरे पेज पे आते हैं। तो इसको क्या करें, पहले सेलेक्ट करें। चलिए सेलेक्ट किया, इसके बाद जो कि चेंज करना है ना, अच्छा चलिए चेंज किया। तो अब आपका आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो अब आप लोग जो कि जज करिए कि इस सेंटेंस में क्या गलती है। सबसे पहले देखिए, ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड। सेंटेंस के मीनिंग को समझिए दोस्त। जब कभी भी आप क्वेश्चन को आंसर करने जाइएगा तो सबसे पहला प्रयास आपका क्या होना चाहिए, सेंटेंस को पढ़ करके समझें कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है। और जो कहना चाहता है तब देखिएगा वो बात कहने में जिसका प्रयोग हुआ है क्या सही सही हुआ है या नहीं हुआ है, बस इतनी सी बात है। तो यहां पर देखिए क्या करिएगा, ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड, इसका मतलब क्या हुआ, वो कौन था, मेरा स्कूल फ्रेंड था। इसके बाद के बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन। लेकिन अब यहां देखिए क्या हुआ कि एक ग्रेट मैन बन करके ही हैज ग्रोन प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड। लेकिन हुआ क्या कि जब वो ग्रेट मैन बन गया, हो सकता है कि वो वेल्दी बन गया हो, धनवान बन गया हो, जीवन में बहुत बड़ा इंसान बन गया हो। जब वो बनने के बाद उसने क्या किया है कि जो कि क्या कहता है कि उसने ये सोचा कि चलो अगर मैं अपने पुराने दोस्तों को भूल भी जाऊं तो कोई आपत्ति नहीं है। तो कहने का मतलब सेंटेंस आपको यह कहना चाहता है कि हालांकि वो व्यक्ति जो था मेरा स्कूल टाइम का फ्रेंड था, लेकिन ग्रेट मैन बनने के बाद जो है कि उन्होंने अपने पुराने दोस्तों को भूल गया। यही नहीं कहना चाह रहे हैं आप। तो यहां तक कि अपने दोस्तों को वो कब भूला, ग्रेट मैन बनने के बाद। तो ग्रेट मैन बनने के बाद जब हुआ तो यहां पर देखिए ही वाज माय स्कूल फ्रेंड, यहां पर आपको कोई एरर नहीं दिख रहा है। लेकिन यहां पर देखो क्या क्या, बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन, लेकिन जो कि एक बड़ा व्यक्ति बन करके, एक ग्रेट मैन बन करके उसने जो कि अपने दोस्तों को भूलना सही समझा। तो सोच के देखिए यहां बट का जो प्रयोग किया गया, तो बट के बारे में आपको सोचना है कि क्या बट का प्रयोग सही सही हुआ या नहीं हुआ। बट है क्या, बोलिए बट के बारे में कोई कुछ बताना चाहेंगे। बट क्या है, इसको हम लोग कहते हैं कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट। इसको क्या कहते हैं, कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट, कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट में आप किसके किसके बारे में पढ़ते हो, बट के बारे में पढ़ते हो। ऑल्दो, ऑल्दो भी इसी में आता है। दाओ भी इसी में आएगा, आपको दाओ भी इसी में आएगा। डिस्पाइट, डिस्पाइट भी इसी के अंतर्गत लाओगे आप। इसके बाद देखो इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ, ये सारे। इसके बाद देखो क्या है फिर, हाउ एवर। ये सारे के सारे कंजंक्शन क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट। अब सबसे पहली बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि ये कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट होता क्या है। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखिए कंजंक्शन बना किससे है, कंजुगेट वर्ब से। और कंजुगेट का मतलब क्या था, जोड़ना। ठीक है, तो क्या जोड़ना, कंजंक्शन का काम हो सकता है कि दो शब्दों को आपस में जोड़ दे, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दे, या क्या करे कि दो क्लाउज को आपस में जोड़ दे। और जब ये सेंटेंस को आपस में जोड़ेगा दोस्त, तो आप मुझे बताइए कि जब दो छोटे छोटे वाक्यों को आपस में जोड़िएगा कंजंक्शन की मदद से, जब दोनों सेंटेंस जुड़ करके एक हो जाएगा, तो पहले की तुलना में अब सेंटेंस क्या हो जाएगा, अ लिटिल लेंथियर हो जाएगा। पहले की तुलना में क्या होगा, आपका सेंटेंस लंबा होगा ना। और सेंटेंस जब आपका लंबा हो जाएगा, हो सकता है कि इस जोड़ने के क्रम में सेंटेंस के अर्थ में जो कि जटिलता आ गई हो, कॉम्प्लिकेशंस आ गए हो। तो कंजंक्शंस का मतलब हुआ, कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड सेंटेंसेस और टू क्लाउड्स।
एंड विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन वी मे इनलार्ज अ सेंटेंस एंड मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। हम सेंटेंस को लंबा कर सकते हैं और इसके अर्थ को क्या बना सकते हैं, जटिल बना सकते हैं। तो अब बात आ रही है कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट। ये भी तो क्या है, कंट्रास्ट दिखाएगा, लेकिन है तो ये भी कंजंक्शन। और जब कंजंक्शन है तो क्या करेगा दोस्त, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ेगा ना। तो कंट्रास्ट का मतलब ये होता है कि सेंटेंस के एक भाग में जो बातें कही गई है, सेंटेंस के दूसरे भाग में ठीक उसके विपरीत बातें कही जाएंगी। जैसे देखिए, अगर मैं कहता हूं कि मैं आप सबों को प्यार भी करता हूं और आपका सम्मान भी करता हूं, लेकिन आप लोग ना तो मुझे प्यार करते हैं ना ही सम्मान करते हैं। सोच करके देखिए, अगर मैं आपको लव एंड रिस्पेक्ट पे करता हूं तो सिमिलरली आपको भी मुझे प्यार करना चाहिए, मुझे भी सम्मान देना चाहिए। लेकिन यहां हो क्या रहा है, उल्टा। अगर मैं कहता हूं आई लव एंड रिस्पेक्ट यू बट यू डू नॉट लव एंड रिस्पेक्ट मी, तो एक सेंटेंस में पॉजिटिव बातें कही जा रही है, तो दूसरे सेंटेंस में क्या हो रहा है, निगेटिव बातें कही जा रही है। अगर मैं कहता हूं कि आप एग्जाम में फेल हो गए जबकि आपने कठिन परिश्रम किया था, अब बताइए, अगर आपने कठिन परिश्रम किया था तो एग्जाम में आपको तो पास होना चाहिए था ना दोस्त, लेकिन आप हो गए क्या, फेल। तो सेंटेंस के एक भाग में जो बातें कही जा रही है, सेंटेंस के दूसरे भाग में क्या है, बिल्कुल विपरीत बातें कही जा रही है। अगर हम कहते हैं यद्यपि तुम अमीर हो तथापि तुम कंजूस हो, जब अमीरियत है, जब तुम्हारे पास सरप्लस है अमाउंट, तो जहां जितना खर्चा करना चाहिए वहां तो करना चाहिए ना आपको, और नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, पैसा होने के बावजूद भी तुम कंजूस हो, हुआ ना। तो यही दो विपरीत स्टेटमेंट को कनेक्ट करने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट। ठीक है। अगर हम कहें डिस्पाइट योर रिचनेस यू आर माइजर, इन स्पाइट ऑफ योर रिचनेस यू आर माइजर, यू आर रिच बट माइजर, ऑल्दो यू आर रिच येट यू आर माइजर, तो मतलब क्या हुआ, दोनों सेंटेंस क्या निकाल करके दे रहा है आपको, कंट्रास्ट वाला मीनिंग निकाल करके दे रहा है। तो सोच के देखिए सेंटेंस क्या कहता है कि वो तो मेरा स्कूल फ्रेंड था, लेकिन जो है कि ग्रेट मैन बनने के बाद उसने अपने पुराने दोस्तों को भूल गया, इसी तरह का मीनिंग लाना चाह रहा है। तो सोच करके देखिए क्या हुआ कि यहां पर देखिए क्या हुआ, दो अलग अलग सेंटेंस होता तब ना आप जोड़ देते हैं। यहां तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं है, यहां तो सीधी सीधी बात है कि यहां बट का प्रयोग ना होकर के अगर यहां प्रीपोजिशन अगर हम आफ्टर का प्रयोग कर देते तो प्रीपोजिशन आफ्टर। एक चीज बताइए, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब किस फॉर्म में होता है, हाँ, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर किसी मेन वर्ब को रखिएगा तो वर्ब किस फॉर्म में नजर आएगा आपको, आईएनजी, यानी फोर्थ फॉर्म। तो सोच करके देखिए, अगर इस बट को हटा करके यहां पर हम आफ्टर लगा देते हैं तो आफ्टर के बगल में तो ये V4 हो गया आपका, ग्रामेटिकली बैलेंस हो गया। अब हम मीनिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या ये सेंटेंस बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं क्या कह रहा हूं, ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड आफ्टर बिकमिंग अ ग्रेट मैन, वो मेरा स्कूल टाइम का फ्रेंड था। आफ्टर बिकमिंग अ ग्रेट मैन बनने के बाद ही हैज ग्रोन प्राउड, वो क्या हुआ, घमंडी हो गया। ठीक है, वो घमंडी हो गया, इतना घमंडी हो गया तो उसने ये सोचा कि चलो पुराने दोस्तों को भूल जाना बेहतर है। तो देखिए सेंटेंस क्या हुआ, ग्रामेटिकली भी करेक्ट है और मीनिंगफुली भी करेक्ट है। तो आपको नहीं लगता है कि यहां बट को रिप्लेस अगर हम आफ्टर से कर देते हैं तो सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब हम आते हैं दूसरे वाले। तो दूसरे वाले पे आते हैं, तो चलिए फिर सेलेक्ट पे आए। सेलेक्ट पे आने के बाद क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद जो कि बस हम नेक्स्ट लेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 अगेन वी हैव टू कम टू द पेन। हो गया ना। तो चलिए सेंटेंस को पढ़िए एक बार, आप सोचिए कि जो कि इस सेंटेंस में क्या एरर है। मैं सेंटेंस पढ़ देता हूं, क्या है लिखा हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर और नोबेल लॉरेट एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम फाउंड शांति निकेतन। क्या कहता है सेंटेंस के मीनिंग क्या कन्वे करना चाहता है, रविंद्रनाथ टैगोर जो कि क्या एक नोबेल प्राइज विनर भी रहे हैं, ठीक है, और जो कि क्या कि ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम, आज जो आप राष्ट्रगान गाते हो उसके लेखक भी कौन रहे हैं, श्रीमान रविंद्रनाथ टैगोर ही रहे हैं। ठीक है, उसी ने जो कि किसकी स्थापना की थी, शांति निकेतन की स्थापना की थी। सेंटेंस तो ये मीनिंग कन्वे करना चाहता है ना, और जब ये मीनिंग कन्वे करना चाहता है तो देखिए यही बात लिखने में गलती क्या हो गई है लिखने वाले से। तो आपने क्या कहा कि सी पार्ट में गलती हो गई। सी पार्ट में क्या गलती देखी दोस्त आपने, अगर हम एग्जाम्स में देखो दोस्त, इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड इफ यू हैव हैबिट ऑफ रीडिंग, अगर आपके पास पढ़ने का हैबिट है ना, कई दफा क्या होगा, आप तो स्टूडेंट हो ना, कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर आप अपनी तरीके से कर ही दो, लेकिन अगर आप एक अच्छे रीडर हो तो जब आप गो थ्रू करते हो पैसेज को, पढ़ते हो, व्हेन यू रीड अ पीस ऑफ आर्टिकल एट द मोमेंट आपको ये फील होता है कि सेंटेंस अगर मैं पढ़ रहा हूं तो सेंटेंस का ये पार्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, बिकॉज आई हैव नॉट रीड सच स्ट्रक्चर्स और सच ग्रामेटिकल एप्लीकेशंस। तो आपको एहसास हो जाता है सेंटेंस के इस भाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है नहीं पता, लेकिन जुबान पे सटीक नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा सेंटेंसेस मैंने कभी यूज नहीं किया। तो याद रखिएगा कि जो चीजें
ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है वो आपके जुबान पे भी सूट नहीं करता है। ये बात और है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, वो जो खाते हो कि फुचका खाते हो, पानी पूरी खाते हो, जुबान को तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपके शरीर के लिए अच्छा होता है क्या? नहीं। लेकिन लैंग्वेज के मामले में क्या होता है कि जो ग्रामेटिकल एप्लीकेशंस एंड स्ट्रक्चर्स ग्रामेटिकली करेक्ट होता है वो आपके जुबान पे भी सटीक बैठता है। अगर जुबान पे सटीक नहीं बैठ रहा है तो आप श्योर हो जाना कि सेंटेंस के इस पार्ट में जो कि कुछ न कुछ तो एरर है। ठीक है, जैसे कि आपने सेंटेंस को पढ़ा तो आपको क्या लगा कि सर सेंटेंस सी वाले पार्ट में जो कि कुछ न कुछ मिसिंग है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि सी वाले पार्ट में गलती है, लेकिन जब मैंने पूछा कि आपको पता चला कि क्या गलती है तो आप कंफ्यूज हुए कि कौन सा गलती निकालें, लेकिन आपको लगा ना कि इस सेंटेंस में कुछ न कुछ मिसिंग है। अब हम बताते हैं आपको कि इसमें गलती क्या हुई। तो सबसे पहले आपने क्या कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर एक नोबेल लॉरेट और नेशनल एंथम के जो कि क्या रहे ऑथर, उसने किस चीज की स्थापना की? शांति निकेतन की स्थापना की। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहां जो फाउंड आपने लिखा तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए था? स्थापित करना। तो सबसे पहले देखो क्या हुआ कि अगर हम यहां से लेते हैं एक शब्द लेते हैं फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है? अगर हम कहते हैं फाइंड आउट एरर्स, इसका मतलब पता लगाइए, ढूंढिए एरर्स को ढूंढिए। तो फाइंड का मतलब अगर ढूंढना हुआ तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? FOUND। और इसका भीतरी भी क्या होता है? FOUND। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, अब यहां से अगर हम देखते हैं FOUND, ये अपने आप में भी क्या है? एक मेन वर्ब भी है। इसका मतलब क्या होता है? स्थापना करना। इसका मतलब होता है स्थापना करना। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी, तो यहां वर्ब आपको किस फॉर्म में चाहिए? सेकंड फॉर्म में चाहिए। तो फाउंड का सेकंड फॉर्म क्या होगा? फाउंडेड होगा ना, फाउंडेड होगा। अगर यहां पर फाउंडेड नहीं दीजिएगा, अगर आप ये फाउंड दे दीजिएगा समझ करके, तो वो क्या, इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा कि उसने जो कि किसका पता लगाया? शांति निकेतन का पता लगाया या शांति निकेतन की स्थापना की? स्थापना की। तो इसीलिए यहां पर क्या करोगे, ये फाउंड गलत हो जाता है और इसको रिप्लेस अगर कर दोगे फाउंडेड से तो फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। देखे, बोले इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त किसी को। चलिए आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं पढ़ देता हूं, इसके बाद आपके राय को मैं जानूंगा। देखिए सेंटेंस क्या कहता है, द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ एडवर्ड IV बाय विलियम कैक्सटन, अ नेटिव ऑफ कैंट। तो यहां पर देखिए सेंटेंस क्या कहता है, द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। जैसे देख लीजिए क्या कि उस समय में अगर हम अपने जो कि पास्ट को याद करें, क्या प्रिंटिंग प्रेस जो है कि जैसे ही आदि मानव थे, जंगलों में रहते थे, पत्थर के हथियार वगैरह यूज करते थे, क्या उस समय में प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी क्या? नहीं। जैसे जैसे हम लोग जो कि इवॉल्व होने लगे, विकसित होने लगे, ठीक है, और जो कि क्या कहता है कि हम पहले जंगली थे ना, और जंगली से जैसे ही हम सब इंसान समाज में रहने वाले होने लगे, तो हमने अपना नेसेसरी लिंक मेंटेन करने के लिए क्या सोचा कि चलो जो कि क्या कहता है कि पढ़ना लिखना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेरे प्रिय हो और आप अगर जो कि जॉब के लिए या कि जीविका उपार्जन के लिए अगर मान लीजिए कि विश्व के किसी अन्य कोने में जाकर के सेटल हो गए, वहीं जीवन यापन कर रहे हो, तो मैं आपसे नेसेसरी लिंक को कैसे मेंटेन करूंगा? आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। और कम्युनिकेशन का माध्यम क्या हो सकता है? लेटर हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, ऑनलाइन टेक्सटिंग हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, यही हो सकता है ना। तो सोच करके देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, दरवाजा सटा दीजिए ना बाहर से, जो कि साउंड पोल्यूशन नहीं आएगा। अरे बाहर क्यों जा रहे हैं आप? अच्छा हटा दीजिए, लगा दीजिए अंदर से। देखिए दोस्त, तो यहां पर देखिए क्या हुआ कि उस समय में जो विद्वान हुआ करते थे वो भी क्या करते थे, जब किताबें लिखते थे फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर उन लोगों ने किताबें लिखी होगी तो क्या कैसे लिखा होगा? जैसे इंक से, और जो कि क्या कहता है कि स्याही से लिखा होगा। सबसे पहले जो कि वृक्ष के जो कि पत्तों पर लिखा होगा। ठीक है, इतिहास पढ़ते तो इस सब की जानकारी मिलती है ना। तो जरा सोच के देखिए कि एक ही इंसान अगर एक किताब को लिखेगा तो हो सकता है किताब के लिखने में 10 दिन लग जाए, या 1 महीने लग जाए, या 1 साल लग जाए। तो एक आदमी एक समय में एक ही किताब लिखेगा ना, और ये किताब अगर किसी को पढ़ने के लिए दोगे तो वो व्यक्ति जो है कि क्या करेगा, एक आदमी पढ़ेगा। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आया होगा तो कम से कम समय में नंबर ऑफ बुक्स जो कि प्रिंट कर लिए गए होंगे। ठीक है, तो हुआ क्या कि नॉलेज को स्प्रेड करने में आसानी हुआ होगा। तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, ये प्रिंटिंग का जो आर्ट है वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड। ये जो कि सबसे पहले जो कि कहां पे शुरुआत हुआ, ये इंग्लैंड में शुरू हुआ। तो इंग्लैंड में शुरू हुआ, ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ एडवर्ड IV। किसके शासनकाल में? रेन का मतलब क्या हुआ? शासनकाल। एडवर्ड IV उस समय जो शासक थे, उसी के शासनकाल में जो कि ये आर्ट ऑफ प्रिंटिंग का जो है कि शुरुआत हुआ इंग्लैंड में। ठीक है, इसके बाद के बाय विलियम कैक्सटन,
नेटिव ऑफ कैंट, कैंट का रहने वाला था, वहां का स्थायी निवासी था विलियम कैंट। उसी के द्वारा जो है कि इंग्लैंड में सबसे पहले जो है कि आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, उस समय में जो कि किसका शासनकाल था, देखिए एडवर्ड फोर का शासनकाल था, उस समय में जो कि आर्ट ऑफ प्रिंटिंग जो कि इंट्रोड्यूस किया गया। तो चलिए सेंटेंस का मीनिंग आप समझ गए। जब आप सेंटेंस का मीनिंग समझ गए तो अब फाइंड आउट करिए तो क्या एरर है। सोचिए, आप अपने स्तर से सोचिए। देखिए जब आपको आंसर करना पड़े तो आंसर करिएगा दोस्त, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, गलत होगा तो हम लोग सही कर लेंगे। बोलिए इसमें क्या गड़बड़ लग रहा है आपको। एक हिंट देता हूं कि इसमें प्रीपोजिशन वाला एरर है। बोलिए क्या है एरर। सबसे पहले देखिए इन और इनटू के बारे में बात करिए। अगर हम इन और इनटू के बारे में देखते हैं दोस्त, देखिए अगर हम इन के बारे में बात करें तो इन का प्रयोग किस चीज के लिए करते हो, बड़े प्लेस के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए। एट का प्रयोग क्या करते हैं, स्मॉलर प्लेस के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए। अगर हम बोलते हैं आई लिव एट पटना, मैं कहां रहता हूं, पटना में रहता हूं, ठीक है। लेकिन अगर आप कहोगे कि मैं भारत में रहता हूं तो आप क्या बोलते हो, आई लिव इन इंडिया। लेकिन जब आपको कंपेयर करने दिया जाए, एक ही सेंटेंस में दो प्लेस के बारे में जिक्र हो, जिनमें से एक छोटा हो एक बड़ा हो, तो जो छोटा होगा उसके लिए एट लगाइएगा, जो बड़ा होगा उसके लिए इन लगाइएगा, या इन करिएगा। अगर यह कहा जाए कि मैं पटना में मलाही पकड़ी चौक पे रहता हूं, तो जरा सोच के देखिए पटना के कंपैरिजन में मलाही पकड़ी क्या हो गया, छोटा स्पेस हो गया। तब आप क्या करोगे, आई लिव एट मलाई पकड़ी इन पटना, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो दो नेम ऑफ द प्लेस है, दोनों के बीच कंपैरिजन है। तब आप क्या करोगे, जो बिगर प्लेस है उसके लिए इन का प्रयोग किए आप, और स्मॉलर प्लेस था उसके लिए क्या यूज किए, एट का प्रयोग किए। अब यहां पर देखिए क्या हुआ कि द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग जो है कि कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया तो सबसे पहले देखिए यहां इनटू की जगह क्या होगा, इन होगा। लेकिन बात जब हम इनटू की करते हैं तो इनटू का मतलब क्या होता है दोस्त, बाहर से अंदर की तरफ मोशन को दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब जैसे देखिए बाहर से अंदर की तरफ मोशन को दिखाने के लिए, ठीक है, इनसाइड मोशन कह लो आप, इनसाइड मोशन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे देखिए आप चले जाइए गंगा नदी के तट पे चले जाइए। अगर गंगा नदी में आपको जो कि क्या करना, नहाना है, तो आप क्या करोगे, उसके किनारे जाकर के जो कि उसमें जंप लगाओगे। तो जब जंप लगाओगे तो बाहर से अंदर की तरफ मोशन है ना, तब आप क्या कहोगे, ही जंप्ड इनटू द रिवर, वो किस में कूद गया, रिवर में। तो वहां पर ध्यान रखिएगा कि बार बार जो पूछा जाता है यह भी याद रखिएगा, जंप इनटू द रिवर, जंप इनटू द रिवर, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए प्लंज, प्लंज इनटू द रिवर, इनटू द रिवर, दोनों का मतलब क्या हुआ, प्लंज इनटू द रिवर का भी मतलब क्या हुआ, नदी में गोता लगाना या कूद जाना, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हुआ, आपको गलती करवाने के लिए क्या करेगा, एंटर। एंटर का मतलब क्या होता है, प्रवेश करना। अगर आप कहिएगा वह कमरे में प्रवेश किया, वह कमरे में प्रवेश किया, तो यहां पर देखिए क्या करिएगा, ये एंटर का मतलब ये क्या है, वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, प्रवेश करना। और एंटर अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है दोस्त। अगर इसका मतलब क्या होता है, एंटर का मतलब क्या होता है, प्रवेश करना के अर्थ में यूज करिएगा, तो ये विदाउट प्रीपोजिशन यूज करना होगा आपको। अगर हम कहेंगे कि वह कमरे में प्रवेश की, तो क्या लिखेगा सेंटेंस, सी एंटर्ड द क्लासरूम, या सी एंटर्ड द क्लास, वो क्लास में प्रवेश की, ठीक है। तो अब आपको एग्जाम्स में क्या करेगा, एंटर के साथ इनटू लगा देगा, ही एंटर्ड इनटू द क्लासरूम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनटू क्या है, अनावश्यक है ना, इनटू अनावश्यक है ना, इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन एंटर के साथ देखिएगा कि कहीं कहीं इनटू का प्रयोग होता है। तो किस कंटेक्स्ट में होता है, जब हम एंटर के बारे में बात करें तो जैसे देखिए एंटर इनटू द कन्वर्सेशन, इनटू द कन्वर्सेशन। अगर हम कहें एंटर इनटू द न्यू एरा, न्यू एरा, नई सदी में प्रवेश करना, ठीक है। इसके बाद देखिए एंटर्ड, एंटर इनटू द अग्रीमेंट और ट्रीटी, अग्रीमेंट और ट्रीटी। तो ध्यान इस बात का रखिएगा, अगर एंटर के साथ में ट्रीटी के बारे में बात हुई है, अग्रीमेंट के बारे में बात हुई है, न्यू एरा के बारे में बात हुई है, या कन्वर्सेशन के बारे में बात हुई है, तो एंटर अपने साथ इनटू लेकर के आएगा और यह सेंटेंस करेक्ट होगा, इसमें एरर मत निकालिएगा। जैसे देखिए कि अगर अभी हम और आप मिलकर के क्या कर रहे हैं, कुछ स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, इसी संदर्भ में हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना। अगर बाद में आपके कुछ दोस्त आते हैं, इसी वार्तालाप में वो भी शामिल हो जाते हैं,
पहले से चल रही जो वार्तालाप थी उसी में वो शामिल हो गया। अगला क्वेश्चन आया, उस पर जब मैंने आपके विचार पूछे तो उसी समय में जो आपका नया दोस्त आया था देर से, वो भी अपने विचार को शेयर करने लगा। तो इसका मतलब क्या, वही ऑल्सो एंटर्ड इनटू द कन्वर्सेशन। वो भी क्या हुआ, कन्वर्सेशन में वो भी भाग लिया ना, एंटर किया ना। तो जब बात कन्वर्सेशन की हो, जब बात न्यू एरा की हो, ठीक है, और जब यहां पर देखिए क्या कि एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट, जब बात जो है कि क्या कहता है एग्रीमेंट का हिस्सा बनने की हो, तब एंटर के साथ इनटू का प्रयोग होता है। लेकिन जब सिर्फ एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, विदाउट प्रीपोजिशन यूज होता है। जैसे देखिए कि अभी जैसे देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन लगातार बदल रहा है, होने वाले पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है कि लगातार जो है कि क्या कहता है कि आपका क्या हो रहा है कि प्रदूषण की समस्या हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। तो विश्व के सभी देशों ने यह सोचा कि क्यों ना एक कॉन्फ्रेंस किया जाए, क्यों ना एक अधिवेशन किया जाए, जहां पर इस पॉल्यूशन की वजह से होने वाले दुष्परिणामों पर भी चर्चा करेंगे, और सभी लोगों में सहमति बनकर के हम लोग क्या करेंगे, एक अग्रीमेंट भी सारे लोग साइन करेंगे और तय करेंगे कि पॉल्यूशन का लेवल इससे ज्यादा हम अपने देश में नहीं फैलाएंगे। कल कारखानों से जो धुआं निकलते हैं, जो एटमॉस्फेयर आपका जो कि पोल्यूट होता है, तो हम क्या करेंगे कि कल कारखानों के थ्रू जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसको हम कहेंगे कि इसको रिड्यूस करिए, और जो कि कहता है हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा दीजिए। हस्तशिल्प उद्योग, जैसे मान लीजिए कि आपको जो कि कोई भी बाल्टी बनाना है सब्जी कैरी करने के लिए, तो देखते हो ना बांस को काट करके उसको जो है कि छील करके कुछ लोग क्या करते हैं, बर्तन बना देते हैं। तो उसे भी आप कैरी कर सकते हो। उससे क्या होगा, वातावरण प्रदूषित तो नहीं होगा ना, कल कारखानों से धुएं तो नहीं निकलेंगे ना, वो तो हाथ से ही आप बना लोगे। तब जाकर के अगर मान लीजिए कि 10 विश्व के 10 देश या विश्व के सभी देशों ने मिल करके क्या क्या इस विषय पे चर्चा किया, सबों के बीच सहमति बनी, सभी देशों ने साइन कर दिया एग्रीमेंट को। अब जरा सोच के देखिए, सारे दो देश जो हुए अब विश्व के, सभी उस एग्रीमेंट का हिस्सा बन गए ना। अब क्या करना होगा, विश्व के सभी देशों को सारे टर्म एंड कंडीशन जो उस एग्रीमेंट का है कि आपको इस क्षेत्र में इतनी मात्रा से ज्यादा प्रदूषण आपको नहीं फैलानी है, आपको मेंटेन करना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या, व्हेन इंडिया साइंड द एग्रीमेंट इट आल्सो एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट को इंडिया ने साइन किया तो वो भी क्या, वो इस एग्रीमेंट का हिस्सा हो गया। तो आप ध्यान में रखिएगा, एंटर के साथ अगर एग्रीमेंट की चर्चा हो रही है, ट्रीटी, ट्रीटी समझते हैं, संधि, संधि, जैसे वर्साई की संधि जर्मनी के साथ हुआ था, मेट्रिकुलेशन में पढ़े होंगे ना आप लोग, ठीक है। उस समय में संधि होता था, आजकल क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आप अपने देश का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आप मेरे देश में बेच लो, हम बाजार देंगे, और आपके देश का जो प्रोडक्ट है हम अपने यहाँ बाजार दे देंगे आपको, इससे दोनों का भला हो जाएगा। तो आजकल जो होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है, अग्रीमेंट साइन होता है, और पहले के समय में राजा महाराजाओं के बीच क्या हुआ करता था, ट्रीटी साइन होता था। दोनों का मतलब सेम है। तो आप ध्यान क्या रखोगे, एंटर के साथ अगर कन्वर्सेशन है, एंटर के साथ अगर एरा है, ठीक है, एंटर के साथ अगर एग्रीमेंट या ट्रीटी है, तो हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अदरवाइज एंटर का मतलब जब प्रवेश करना हो तो हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए ठीक है। तो यहां पर देखिए आपने क्या कहा कि यहां पर क्या करोगे कि इसे इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लैंड में, तो यहां इनटू की जगह सिर्फ इन देंगे और सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं दोस्त, अब पढ़ करके देखो क्या ये सही है। फ्रॉम 30 years he devoted himself to public affairs without taking a holiday। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, करीब करीब 30 साल तक उसने जो कि क्या किया, खुद को समर्पित कर दिया पब्लिक अफेयर्स में। मतलब क्या, लोगों के कल्याण में जो कि उसने अपना जीवन करीब करीब जो कि 30 साल तक समर्पित कर दिया, विदाउट टेकिंग अ हॉलीडे। और 30 साल तक जब तक वो जो कि क्या कहता है पब्लिक अफेयर्स के लिए खुद को डेडिकेट किया, खुद को समर्पित किया, इस क्रम में उसने एक भी छुट्टी नहीं ली। यही ना कहना चाह रहा है सेंटेंस। तो अब यहां पर देखिए क्या करिएगा कि अब पढ़ करके देखिए तो क्या गड़बड़ है। सेंटेंस का किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है। सबसे पहले देखिए, ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स, उसने खुद को समर्पित कर दिया पब्लिक अफेयर्स के लिए, ठीक है, विदाउट टेकिंग अ हॉलीडे, बिना छुट्टी लिए। ना तो आपके बी वाले पार्ट में एरर है, ना आपको जो कि सी वाले पार्ट में एरर है। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, फ्रॉम 30 years। अब यहां से आपको जानना होगा ये फ्रॉम का प्रयोग कब करते हो दोस्त। ये फ्रॉम का जो प्रयोग करते हैं, तो यहां पर देखिए क्या कि फ्रॉम के बारे में हमको जानना होगा, क्या फ्रॉम का प्रयोग सही सही हुआ है कि नहीं हुआ है। फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है। सबसे पहले फ्रॉम का प्रयोग किस चीज के लिए करते हैं, बिगिनिंग पॉइंट दिखाने के लिए। बिगिनिंग पॉइंट दिखाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और एंडिंग पॉइंट दिखाने के लिए टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, टिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, अनटिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, अप टिल का भी प्रयोग कर सकते हैं।
जैसे बोलता है ना कि सुबह से शाम तक मैं पढ़ाई करता हूं, सुबह से शाम तक मैं पढ़ाई करता हूं, तो इसका बिगनिंग पॉइंट क्या है? सुबह, और एंडिंग पॉइंट क्या है? शाम। तो आप बोलते क्या हो? फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ठीक है। अगर आप कहिएगा शुरू से अंत तक मैंने सभी चैप्टर को रिवाइज कर लिया है सर, तो क्या कहोगे? आई हैव रिवाइज्ड ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। बोलिए, बोलेंगे ना? फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड बोलेंगे ना, शुरू से लेकर के अंत तक। तो बिगिनिंग पॉइंट को दिखाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है, और एंडिंग पॉइंट दिखाने के लिए टू का प्रयोग होता है। और दूसरा देखिए क्या कि आई बॉ, जैसे देखिए कि अगर मैं कहता हूं आई बोरोवेड सम बुक्स फ्रॉम यू, मैंने आपसे कुछ किताबें उधार ली, तो फ्रॉम का प्रयोग क्या होता है? से के अर्थ में भी होता है। ठीक है। आई बोरोवेड सम बुक्स फ्रॉम यू, मैंने आपसे कुछ किताबें उधार ली, तो मैंने आपसे जाकर के मांग लिया और आपने मुझे किताब दे दिया। और दूसरा फ्रॉम का यूसेज क्या देखें? बिगिनिंग पॉइंट दिखाने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, और एंडिंग पॉइंट दिखाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहां सेंटेंस क्या कहता है कि 30 साल तक उसने पब्लिक अफेयर्स के लिए खुद को समर्पित किया, 30 साल की अवधि के लिए, अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स। और जब 30 साल की अवधि के लिए उसने ऐसा किया, तो अब यहां पर देखो फ्रॉम की जगह अगर यहां पर हम फॉर का प्रयोग करें तो नहीं चलेगा क्या? फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे क्या? ठीक है। 30 साल तक, किस साल से किस साल तक इसका मेंशन नहीं है, लेकिन एज ए होल कितना साल? 30 साल। तो बताइए, जब हम पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे ना। अगर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं तो हम सीन्स का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी पढ़े होंगे ना आप लोग। तो यहां पर देखिए क्या करिएगा? फॉर 30 ईयर्स, करीब करीब कितने साल? 30 साल। फॉर 30 ईयर्स, 30 साल तक उसने जो कि खुद को डेडिकेट किया, किस चीज के लिए? पब्लिक अफेयर्स के लिए, बिना छुट्टी लिए हुए। तो यहां पर क्या करेंगे? फ्रॉम को हटा करके क्या कर देंगे? हम फॉर कर देंगे। और यहां फ्रॉम के बारे में जो आपने पढ़ा, फ्रॉम का मतलब क्या हुआ? एक तो से के अर्थ में आपने इसका प्रयोग किया, और दूसरी बात आपने क्या कही कि सर जो कि बिगिनिंग पॉइंट दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बिगिनिंग पॉइंट दिखाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और एंडिंग पॉइंट दिखाने के लिए, एंडिंग पॉइंट अगर हम दिखाना चाहें तो एंडिंग पॉइंट दिखाने के लिए हम टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, टिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, अनटिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, और कैट में एक बार जो यूज हुआ अपटिल, अपटिल का भी प्रयोग हुआ। लेकिन अगर देखा जाए 99% केस में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? टू का। इसीलिए आप क्या कहते हो? फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। इसका मतलब क्या हुआ? सुबह से शाम तक। अगर हम कहते हैं बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग टू, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेकर अंत तक। अगर हम कहते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर हम कहते हैं फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम डोर टू डोर, डोर टू डोर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक, अर्थात अ पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर फ्रॉम डोर टू डोर। एक पोस्टमैन जो होता है घर घर जाकर के चिट्ठियां बांटता है। बोले, इस तरह से हम समझ सकते हैं ना। चले अब अगले क्वेश्चन पे आए। चलिए, कोई मन में सवाल हो दोस्त रखिएगा, नहीं क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है कि इफ रमेश विल बी प्रमोटेड ही विल गेट अ हायर सैलरी। सेंटेंस का मीनिंग क्या समझे आप? इफ रमेश विल बी प्रमोटेड ही विल गेट अ हायर सैलरी। अगर रमेश का प्रमोशन होगा तो उसे सैलरी ज्यादा मिलेगी, यही ना कहना चाह रहा है सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को पढ़ करके जो कि आप जज करके मुझे बताइए क्या एरर है। जिसका आंसर सही होगा क्या होगा? बी होगा। आंसर बी होना चाहिए। आपने कहा कि आंसर बी होना चाहिए, और किसी के कोई विचार शेयर कर लो। किसी ने कहा आंसर ए होना चाहिए। बचा हुआ है कोई सी बोल दो, कोई ना कोई आंसर तो सही होगा ही होना है। ठीक है, आपने कहा कि ए होगा, बी होगा, एक बचा हुआ है सी। दो ऑप्शन और बोलोगे बस आंसर आ जाएगा। एक हो जाएगा सी और एक हो गया डी। आंसर तो यही चार में से कोई ना कोई होना है ना। ठीक है, अब ये देखिए, तो सबसे पहले देखिए कि इनमें से देखते हैं परसेंटेज। बी के फेवर में कितने लोग हो? काइंडली रेज योर हैंड्स। 1 2 3। अब बताइए ए के फेवर में कितने लोग हो? ए के फेवर में ज्यादा लोग हैं। तो एक काम करते हैं, परसेंटेज के आधार पर निकाल दें आंसर। ज्यादा लोग ए के लिए जो है कि अपने हाथ खड़े कर रहे थे, एक काम करते हैं ए को ही सही मान लेते हैं। अब आपका ये कैसे? अगर गलत की तरफ ही सबका हाथ उठता तो क्या करते हैं? हम गलत को ही सही मान लेते क्या? ऐसा तो नहीं करते। लेकिन यह संजोग की बात है कि मैक्सिमम मेजोरिटी जो आपने ए को चुनाव किया है, यही आंसर सही है। क्या ये क्यों?
सबसे पहले देखिए क्या हुआ कि आप लोग जो रिवीजन में नहीं हो दोस्त, रिवीजन में नहीं हो, फिजिकल ट्रेनिंग लेके आते हो, थकते हो तो खा के सो जाते हो। एक क्विक रिवीजन भी चाहिए दोस्त आपको, क्योंकि आपको सर ने बताया होगा कंडीशनल सेंटेंसेस में, कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको बताया होगा, मैं याद दिलाता हूं। तो आपके टीचर ने आपको क्या कहा, इफ देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, अगर सेंटेंस के दो हिस्से हैं, एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स कंडीशन, अगर पहले भाग में जो कि कंडीशन को मेंशन किया गया है और दूसरे में जो कि इसके कंसिक्वेंस को मेंशन किया गया है, इसके कंसिक्वेंस को मेंशन किया गया है, कंसिक्वेंस का मतलब क्या हो गया आपका परिणाम, और कंडीशन का मतलब क्या हुआ शर्त। ठीक है, तो आपको सर ने पढ़ाया होगा कि कंडीशनल पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है ये किस में बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको सॉल्व फॉर्म किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और जो कंसिक्वेंस वाला सेंटेंस है ये किस में बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये बनेगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। मतलब क्या हुआ, इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल विल प्लस बी वन, ए डोंट टर्न ओवर द पेजेस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, inculcate all the information in your mind. If you think I cannot forget it, you need not taking anything down into your copy. If you think this may slip from my mind, only then you have to take down into your copy. अगर आपको लगे कि अब जहन में रह गया, दोबारा गलती नहीं करूंगा, तो कोई जरूरत नहीं है कि वो जो कि कहते हैं किताब या कॉपी के पन्ने भरने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, एग्जाम में कोई कंसेप्ट या कोई परिभाषा नहीं पूछता है। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए चीजों को समझिए, समझ जाइएगा ना, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और समझ जाने के बाद आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। देखिए, तो यहां पर मैंने क्या कहा कि अगर सेंटेंस का कितना हिस्सा है, दो हिस्सा है, और सेंटेंस के एक हिस्से में अगर कंडीशन की चर्चा हुई है तथा दूसरे भाग में किसके बारे में बात हो रही है, कंसिक्वेंस के बारे में बात हो रही है। कंसिक्वेंस का मतलब क्या हुआ, परिणाम। तो आपके सर ने आपको यह कहा था कि कंडीशन वाले भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, first of all you have to place your subject. Once you placed your subject, thereafter you have to place either first form of the verb or fifth form of the verb and object. यही करते थे पॉजिटिव सेंटेंस में, ये करते थे, और नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते थे दोस्त, सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते थे, डू या डज में नॉट लगाते थे, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो इतना जान लीजिए कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस जो कंडीशनल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसका सिर्फ असर्टिव फॉर्म ही आप लिख सकते हैं, इसका सिर्फ असर्टिव फॉर्म ही लिख सकते हैं। असर्टिव फॉर्म लिखने से मेरा मतलब क्या हुआ, सेंटेंस सिर्फ या तो पॉजिटिव में बन सकता है, सेंटेंस सिर्फ नेगेटिव में बन सकता है, इस पार्ट में इंटरोगेटिव नहीं होता है। लेकिन ये जो परिणाम वाला हिस्सा है, यहां पर क्या रहेगा, आपको असर्टिव और इंटरोगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस लिख सकते हो। यहां पर हम कैसा कैसा सेंटेंस लिख सकते हैं, असर्टिव भी लिख सकते हैं और इंटरोगेटिव भी लिख सकते हैं। यहां पर हम असर्टिव सेंटेंस भी लिख सकते हैं, एट द सेम टाइम इंटरोगेटिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए क्या हुआ, एक भाग है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ यहां पर कंडीशनल वर्ड यूज किए जाएंगे, यहां पर आपके कंडीशनल वर्ड्स यूज किए जाएंगे। और कंडीशनल वर्ड्स में क्या क्या आएगा, देखिएगा, सेंटेंस की शुरुआत इफ से हो सकता है, ठीक है, व्हेन से हो सकता है, सेंटेंस के इस भाग में बिफोर का प्रयोग हो सकता है, इन केस का प्रयोग हो सकता है, एज सून एज का प्रयोग हो सकता है, एज सून एज, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, अनटिल और अनलेस, अनटिल और अनलेस। और अगर कुछ समझ में आपको नहीं आए तो सीधा जानिएगा, इन शब्दों के बगल में जो भी सेंटेंस लिखा जाएगा वो फ्यूचर में नहीं लिखा जाएगा, कभी भी वो सेंटेंस कभी भी फ्यूचर में लिखा नहीं जाएगा। बगल में शैल विल का प्रयोग कभी नहीं हो सकता इस सेंटेंस में। सेंटेंस किस में जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, उधर शैल विल बदल जाएगा शुड वुड में। लेकिन जब तक डायरेक्ट नरेशन में है तो इधर क्या करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा आपको, और उधर क्या रहेगा, शैल विल के साथ भी वन रहेगा आपको। इसीलिए सेंटेंस क्या लिखे हो कि इफ राम विल बी प्रमोटेड, इफ राम विल बी प्रमोटेड ही विल गेट अ हायर सैलरी। अगर राम का प्रमोशन होगा, अगर राम को प्रमोट किया जाएगा तो उसको जो है ज्यादा सैलरी मिलेगी। अगर राम को प्रमोट किया जाएगा, विल बी प्रमोटेड, यहां पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पैसिव वॉइस रखा है, तो क्या करिएगा, इफ रमेश इज प्रमोटेड, इफ रमेश इज प्रमोटेड। अब आप कहोगे सर इज एम आर के साथ V3 क्यों हुआ, आप तो यहाँ V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट बता रहे थे, डू नॉट डज नॉट प्लस V1 बता रहे थे, लेकिन आप यहां पर कह रहे हो आंसर इज प्रमोटेड होगा, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो कि एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही सेंटेंस के बनाने के जितने तरीके बदलने हैं बदल लो, लेकिन अगर जो कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं।
जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं यह दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, इसका मतलब कि ये मेरी कलम है। अगर इसी बात को कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं ना, दिस पेन इज माइन, दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन। इन बोथ द केसेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस रिमेन्ड इंटैक्ट, मीनिंग तो सेम निकला, लेकिन बनाने के तरीके में एक बार कहा आपने माई पेन, एक बार क्या कहा आपने माइन, एक बार पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करके कहा, एक बार पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करके कहा। अगर मैं कहता हूं मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, आई टीच यू, तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो तो यू आर टाउट बाय मी, करते हो ना आप, एक्टिव टू पेसिव बनाते हो ना, तो वही है कि पेसिव का स्ट्रक्चर रखा, तो V1 या V5 किस में बदलेगा, V3 में बदलेगा, और इसके बाद डू नॉट डज नॉट इज एम आर में बदल करके पेसिव नहीं हो जाएगा। तो ये आया कहां से है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पेसिव फॉर्म है। और इस बेस पे अगर हम आपको बताएं, अगर हम कहते हैं कि अगर तुम देर से आओगे तो मैं तुम्हें डांटूंगा, सेंटेंस क्या बनाओगे? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। इफ यू कम लेट आई विल स्कॉल्ड यू, सेकंड पार्ट में जाएगा, सेल विल जाएगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट में ऐसे नहीं बना सकते, इफ यू विल कम लेट आई विल स्कॉल्ड यू, गलत हो जाएगा, क्योंकि इफ के साथ विल आ ही नहीं सकता है, वेन के साथ विल आ ही नहीं सकता है, और ये जितने भी कंडीशनल वर्ड हैं इसके साथ जो कि क्या कहता है कि फ्यूचर टेंस आ ही नहीं सकता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहां पर अनटिल और अनलेस, इसके बारे में आप जान रहे हैं, ये दोनों नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ डू नॉट डज नॉट भी नहीं आएगा, V1 और V5 ही आ सकता है, डू नॉट डज नॉट आएगा तब भी गलत, सेल विल आया तब भी गलत। याद आ रहा है आप लोग को? बप्पी लहरी का गाना जाकर के सुन लीजिएगा, याद आ रहा है, वो गाना सुनते हैं ना शादी वगैरह में, तो आपको ये याद आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि कंडीशनल ये वर्ड्स अगर आ गए हैं तो बगल वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, चाहे वो एक्टिव होगा चाहे वो पैसिव होगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए अगर हम कहते हैं कि जब सूरज डूब जाएगा किसान घर लौट आएंगे, क्या बनाओगे सेंटेंस? सेट्स, सन सिंगुलर है तो सेट्स हो गया वर्ब का पांचवा रूप। व्हेन द सन सेट्स फार्मर्स विल रिटर्न टू देयर होम, टू देयर हाउस, यही नहीं लिखोगे? ठीक है, अब जैसे देखिए क्या अगर हम कहें अगर वो कमरे में प्रवेश करेगी तो आप खुश हो जाओगे, बना बोलिए, जब वो कमरे में प्रवेश करेगी तो आप खुश हो जाओगे, क्या लिखोगे सेंटेंस? कम्स इनटू हो सकता है, या सीधा एंटर का प्रयोग करो ना, एंटर कब यूज करोगे? इफ सी एंटर्स द रूम या व्हेन सी एंटर्स द रूम, देखे देखे तुरंत आई ले लिया ना, तुरंत आई ले लिया। ठीक है, हम बोले था आप खुश हो जाएंगे, यू छोड़ करके आई ले लिया ताकि खुशी उसको मिलेगी ना, चलिए बढ़िया है भाई। ठीक है, तो इसका मतलब व्हेन सी एंटर्स द रूम यू विल बी हैप्पी, ऑल विल बी हैप्पी। ठीक है, अगर आप कहोगे जब बसंत ऋतु आएगी फूल खिल जाएंगे, जब बसंत ऋतु आएगी फूल खिल जाएंगे, क्या लिखोगे? व्हेन द स्प्रिंग कम्स, व्हेन द स्प्रिंग कम्स फ्लावर्स विल ब्लूम, हो गया ना। अगर हम कहें कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या आप मुझे बगल वाले हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? इफ आई मीट विद द एक्सीडेंट विल यू एडमिट मी टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। तो इफ आई मीट विद द एक्सीडेंट, तो सोच के देखिए क्या हुआ, इफ के बगल में जो मैं यूज कर रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहा हूं ना, तो सीधा सीधा जानिए कि ये सारे जितने भी कंडीशनल वर्ड्स हैं इसके बगल में जब कभी भी टेंस का सिलेक्शन करिएगा तो टेंस कौन सा होगा आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसके बाद देखिए फिर क्या होगा, सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। और देखो गलती कैसे करवाएगा, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करेगा, यहां THAN दे देगा या THEN दे देगा, जो कि गलत है ना। THAN का प्रयोग करके सेंटेंस आपस में कनेक्ट होगा ना, तो देन का प्रयोग करके कनेक्ट होगा। यहां पर सिर्फ आप किसको यूज करोगे? कॉमा को यूज करोगे, कॉमा को यूज करोगे कनेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद देखना क्या कि ये देन का प्रयोग वेन के साथ हो सकता है, वेन के साथ देन का प्रयोग हो सकता है, बाकी किसी के साथ नहीं हो सकता है। अगर वेन के साथ देन लगा हुआ है तो नो एरर में टिक मारना। वेन के साथ कॉमा के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, देन के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, बाकी किसी के साथ भी ना THAN का प्रयोग होगा ना ही THEN का प्रयोग होगा। और एग्जाम में क्या करेगा, जहां प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए यहां दे देगा फ्यूचर इंडेफिनिट, जहां फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए दे देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यही सब चीज करा के क्या करेगा, मिसमैच करा करके आपको गलती करवाना चाहेगा। तो इसीलिए आपने क्या देखा, इफ रमेश इज प्रमोटेड, अगर रमेश को प्रमोट किया जाएगा ही विल गेट अ हायर सैलरी, तो उसको क्या प्राप्त होगा? एक हायर सैलरी प्राप्त होगा। बोले क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए थैंक यू जर्मन। चलते हैं अब नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है माई ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 days वीक। क्या है गलती?
कोई बताएगा कि ये जो एरर है आपका किस चैप्टर से लिया गया है? आर्टिकल्स। ये जो है आपका किस चैप्टर से लिया गया है? आर्टिकल्स। अब सोचिए कहां पर आर्टिकल्स का प्रयोग होगा और किस आर्टिकल्स का प्रयोग होगा? बोले। सारे के सारे भुलक्कड़ हो। आज घर जाओगे ना, एवरी डे यू हैव टू रिवाइज जेंटलमैन। हर दिन क्या करिएगा? रिवीजन करिएगा। जब आइएगा ना रिवीजन करके मन में सारी इंफॉर्मेशन रहेगा, तब हम लोग डिस्कस करेंगे ना तो दिमाग में छप जाएगा, दोबारा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो हम याद दिलाएंगे तब याद आएगा, अरे ये वाला था दिमाग में, यादें नहीं आ रहा था। यहां पर देखिए, यहां पर क्या कह रहा है कि माई ब्रदर गोज टू द ऑफिस, मेरा भाई ऑफिस जाता है। बोले यहां तक में कोई दिक्कत है? नहीं। अब ये देखिए 5 डेज वीक, तो 5 डेज वीक नहीं, 5 डेज अ वीक। 5 डेज अ वीक मतलब क्या हुआ? एक वीक में 5 बार। ये हुआ ना, एक वीक में कितना बार जाता है मेरा भाई ऑफिस? 5 बार। यहां फ्रीक्वेंसी दिखा रहा ना, तो यहां पर देखिए क्या हुआ? 5 डेज अ वीक। अ वीक का मतलब क्या हुआ? ईच वीक। 5 डेज अ वीक, तो एक तो यहां पर क्या करिएगा? 5 डेज कर दीजिएगा, इसके बाद अ वीक। अ का मतलब क्या है? यहां ईच और एवरी के अर्थ में इसको यूज हुआ है, ईच और एवरी के अर्थ में। आपको जब सर ने पढ़ाया होगा कि ए और एन के बारे में, जब आपको जानकारी दिए होंगे सर, तो आपको बताए होंगे कि ए और एन का प्रयोग जब सेंटेंस में होता है तो किस किस अर्थ में इसका प्रयोग किया जा सकता है? वन के अर्थ में, आई हैव अ पेन, तो अ का मतलब क्या है? वन पेन। ठीक है। यू हैव एन एलिफेंट, इसका मतलब क्या हुआ? यू हैव वन एलिफेंट। तो ए और एन का प्रयोग किस अर्थ में हुआ? वन के अर्थ में। दूसरा आपने क्या कहा कि सर क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए भी इसका प्रयोग होता है। क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए भी इसका प्रयोग होता है, मतलब जाति भर का बोध कराने के लिए। जैसे देखो आप कहते हो ना, द काउ इज अ फोर फुटेड एनिमल। गाय कैसा जानवर होती है? चौपाया जानवर होती है। जिसको आप द काउ कहते हो उसको अ काउ भी कह सकते हो, वो भी पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप कहते हो द एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल, एलिफेंट कैसा जानवर होता है? वाइल्ड एनिमल होता है। तो द एलिफेंट जिसको आप कह रहे हो उसको आप एन एलिफेंट भी लिख सकते हो। अब आप कहोगे कि सर ऐसा उपाय है कि आर्टिकल्स का प्रयोग ना करें लेकिन पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर दें? है। तब नाउन को प्लूरल नंबर में करके प्लूरल वर्ब के साथ लिखोगे तो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर देगा। अगर हम कहें एलिफेंट्स आर वाइल्ड एनिमल्स, हाथी जंगली जानवर होते हैं, तो एलिफेंट को प्लूरल किए, और देखिएगा कि एलिफेंट्स आर वाइल्ड एनिमल्स, आर क्या हुआ? प्लूरल हुआ ना आपका। तो इस तरह से हमने क्या किया कि क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए भी हम ए एन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए एनी के अर्थ में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगर हम कहते हैं कैन यू गिव मी अ बुक, क्या आप मुझे एक किताब दे सकते हो, तो यहां एक का भी अर्थ आ सकता है। कैन यू गिव मी अ बुक इज इक्वल टू कैन यू गिव मी एनी बुक। कैन यू गिव मी एनी बुक, क्या आप कोई भी किताब दे सकते हो? तो ए और एन का मतलब एनी के अर्थ में भी यूज होता है। अब और अगर हम कहें कि जैसे देखिए सी अर्न्स 5,000 रुपीज या 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज। अब यहां पर बताइए ईच वीक लिखें तो चलेगा ना? सॉरी, ईच मंथ। मैंने क्या लिखा कि वो प्रति माह कितना कमाती है? 50,000 रुपए। अब बताइए यहां ईच मंथ लिखे आप, अगर यहां पर हम एवरी मंथ लिखते तो क्या ये सही होता कि नहीं होता? ठीक है। अगर हम यहां पर लिखते ईच एंड एवरी मंथ, ईच एंड एवरी मंथ लिखते तो क्या ये सही होता कि नहीं होता? होता। अब यहां ईच एवरी को हटा करके सी अर्न्स 5,000 रुपीज अ मंथ, वो प्रति माह कितना कमाती है? एक महीने में 50,000 कमाती है। तो यहां पर देखिए कि एक सप्ताह में वो 5 दिन जाता है ऑफिस। तो यहां देखिए अ वीक इज इक्वल टू ईच वीक। एक सप्ताह में, प्रति सप्ताह में कितना दिन जाता है वो ऑफिस? 5 दिन जाता है ऑफिस। तो आपने क्या कहा कि माई ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 डेज अ वीक, मतलब एक वीक में कितना बार जाता है ऑफिस? 5 बार। हो गया ना? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ले, ठीक हुआ। डू यू वांट टू भाग फ्रॉम द क्लास? टेल मी गाइस। ये चाह रहे हैं कि जितना जल्दी छुट्टी दे दे और हम भाग जाए? भूख नहीं लगा है? एक चीज देखोगे लाइफ में, एक चीज सीखिएगा, कभी भी क्विक रिएक्ट मत करिएगा। क्विक रिएक्ट इन द सेंस, जब कभी भी बहुत खुश हो तब भी मुंह बंद रखिएगा, जब बड़ी तकलीफ में हो तब भी मुंह बंद रखिएगा, और जब बहुत भूख लगे तब भी अपने आप को रोक लीजिएगा, खाना खाने मत बैठिएगा।
रीजन, बहुत खुश रहिएगा तो अपने दोस्तों से इतना वादा कर लीजिएगा ना, मान लीजिए आपको जॉब लग गया, आपका दोस्त जो गरीब है वो कहेगा ना भाई आपका तो जॉब लग गया, ऐसा करिएगा ना 5,000 रुपये मुझे सपोर्ट करिएगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं भी अपना करियर को बनाऊंगा। आपने तुरंत वादा कर लिया, वाई नॉट, तो और भाई देगा तुमको 5,000 रुपये महीने, वादे तो कर लिए। हो सकता है आफ्टर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन आपके परिवार की जरूरत ऐसी आन पड़ी कि एक भी पैसा नहीं बचता है, आपके घर में ही सारे पैसे कंज्यूम हो रहे हैं, और तब जाकर के आपका दोस्त मांगे पैसा दे पाओगे क्या? नहीं दे पाओगे। लेकिन वही दोस्त क्या कहेगा, देखा था जब हुआ था तो हमरा से वादा किया था, और जॉब होने के बाद देखो क्या कि इंसान बदल गया, जबकि आप बदले नहीं हो, सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन बदनाम हो गए ना, रिश्ता खराब हुआ ना। दूसरा, तकलीफ में हो गए अगर मेरी कोई भी बात आपको दिल को चुभ जाए, गुस्सा हो गया, ठीक है, और तुरंत मुंह खोलोगे तो बढ़िया बढ़िया ही बात बोलोगे, बढ़िया बढ़िया ही गाली चुन चुन के दोगे, और उस समय थोड़ा देर खुद को रोक लिए, खुद को शांत कर लिए, तो क्या होगा कि जो कि क्या कहते हैं कि रिश्ता टूटने से बच जाएगा ना, बचेगा ना। और बहुत भूख लगा है, बैठ गए, 4 की जगह 6 रोटी खा जाओगे, पेट निकल जाएगा, मेरे तरह मटका कुल्फी नहीं देख रहे हो, निकल जाएगा। अगर खुद को रोक लिए भूख मर जाएगा, 4 की जगह 3 रोटी खाओगे, उठ जाओगे खाने पर से। गौर किए हो? तो इसीलिए जीवन में कभी भी क्विक रिएक्ट नहीं करेंगे, भूख लगा है तो बर्दाश्त करिए, वो आपके मेमोरी को शार्प करता है, एक साइंटिफिक रीजन ये है, ठीक है, और मोटा होने से रोकेगा आपको। चले प्रवचन समाप्त, इधर आए, देखिए इधर। तो चलिए दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इफ यू लेंड मोहन अ पेन, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा ये बता कि लैंड और बोरो में क्या डिफरेंस है? लैंड अ पेन, और अगर मैं यहां पर लिखता हूं बोरो अ पेन, बोरो अ पेन, बताइए दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? एक है लैंड अ पेन और दूसरा क्या है? बोरो अ पेन। देना नहीं लेना। पहला वाला जिस कॉन्फिडेंस से बोली, हमको लगा दूसरा भी संभाली है, दूसरे में गड़बड़ा दी तुम। लैंड का मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी को देते हो, जैसे मान लीजिए कि इफ यू आर अ मनी लेंडर, सिंपली यू वुड लेंड मनी एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेरिजन टू बैंक्स। बैंक आपको पर एनम इंटरेस्ट काउंट करता है और मनी लेंडर पर मंथ, इसलिए कभी भी कर्जा लेना हो तो बैंक से लेना, किसी से लेना नहीं। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, लेंड अ पेन का मतलब क्या हुआ? उधार, उधार देना, ठीक है। बैंक्स विल लेंड यू हाउस लोन्स, बैंक आपको क्या प्रोवाइड करेगी? हाउस लोन, उधार देगी। और बोरो अ पेन का मतलब उधार लेना। सपोज आई आस्क यू टू राइट समथिंग एंड यू फॉरगॉट योर पेन, तो आप अपने दोस्त से उधार लोगे ना कि दोस्त कैन आई बोरो योर पेन प्लीज, मतलब क्या मैं आपका कलम उधार ले सकता हूं थोड़ी देर के लिए? तो आप जो उधार ले रहे हो वो है बोरो, और किसी को उधार दे रहे हो वो क्या है? लेंड। तो सेंटेंस का मीनिंग देखिए क्या कहता है कि इफ यू लेंड मनी, देखिए इफ यू लेंड मोहन अ पेन, अगर आप मोहन को एक पेन क्या करोगे? उधार दोगे। अगर मोहन को एक कलम दोगे, ही विल लेंड इट टू समवन एल्स, वो क्या करेगा? ये कलम किसी और को दे देगा। हो सकता है वो अपने लिए उधार नहीं मांगा हो, उसी के लिए मांगा हो। समझ रहे हैं ना उसी का मतलब? हाँ, आप अपने उम्र में नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? तो यहां पर देखिए, इफ यू लेंड मोहन अ पेन, अगर आप मोहन को जो कि एक कलम उधार दोगे, वो क्या करेगा? किसी और को दे देगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, एंड नेवर यू विल गेट इट बैक, अब ये मत समझिए कि वो कभी वापस भी मिलेगा। अब मान लीजिए क्या कि इंप्रेशन के चक्कर में ओकरा तो दे दिया, अब उससे कहे, कैसे कहेगा? लिख लिए तो लौटा दो। तो इसलिए मोहन कभी भी कलम मांगेगा तो देना नहीं है, कंक्लूजन यही निकला। हाँ, तो अब चलिए आते हैं जोक्स अपार्ट नाउ एंड कमिंग टू द पॉइंट। यहां देख, इफ यू लेंड मोहन अ पेन, यहां तक ठीक है सेंटेंस? यहां तक सेंटेंस ठीक है? ए राजा जी, पे अटेंशन ऑन मी, हमारे तरफ ध्यान दीजिए ना, पन्ना काहे उल्टा रहे हैं? वाई यू उल्टाइंग द पेज? ठीक है, सिंपल देखिए, अंग्रेजी बोलना है ना, सोचिए समझिएगा नहीं, ज्यादा नहीं आया ना, सपोर्टिंग वर्ड्स नजर नहीं आए, हिंदी में ग्रामेटिकल एप्लीकेशन ऐड कर दो, वाई यू उल्टाइंग द पेज, ठीक है, बोल दिए। बाद में याद आया, अरे उल्टा ना तो अंग्रेजी हम हिंदी में बोल दिए, तो टर्न ओवर द पेज, तो क्या बोलेंगे? वाई यू टर्निंग ओवर द पेज, हो गया ना। लेकिन कॉन्फिडेंस रखना है। देखिए इधर, तो मैंने क्या लिखा? इफ यू लेंड मोहन अ पेन, अगर आप मोहन को कलम उधार दोगे, ही विल लेंड इट टू समवन एल्स, वो किसी और को उधार दे देगा। एंड नेवर यू विल गेट इट बैक, और कभी आपको वापस मिलेगा नहीं। तो आप जब इस सेंटेंस को पढ़े तो आपको लगा सर एरर कहां दिख रहा है? एरर है, एरर है। यहां पर देखिए आपका क्या प्रयोग हुआ? नेवर। ये नेवर जो है दोस्त, ये क्या है? एडवर्ब है। इसको कहते हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कभी आपको नेवर मिलेगा, कभी आपको ऑलवेज मिलेगा, कभी आपको क्या मिलेगा, सेल्डम मिलेगा, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, ये सारे के सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और इसका प्रयोग जब कभी भी हम करते हैं ना दोस्त, कहा जाता है कि मेन वर्ब से ठीक पहले किया जाना इसका प्रयोग सबसे अच्छा माना जाता है। अगर हम चाहें तो सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा माना किया जाता है मेन वर्ब से पहले। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए क्या हुआ, तो अब यहां पर देखिए ये मेन वर्ब यहां है और ये देखिए क्या वो मॉडल वर्ब यहां है, तो इसी बीच में करेंगे ना हम। तो क्या करिएगा, एंड यू विल नेवर गेट इट बैक, और आपको जो कि ये कलम कभी भी वापस मिलेगा नहीं। हो गया काम खत्म। और इसी में आपका आता है ऑफन भी आता है। चले आगे बढ़े, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी चीज नहीं बोलना है जो मन में चल रहा है, हम समझ रहे हैं क्या चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये क्वेश्चन कौन सही सही जवाब देता है, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको। वाइडली स्प्रेड मतलब क्या, वृहत पैमाने पर जो सबसे जो आदत फैला हुआ है, गंदी आदत, वो आदत क्या है, टोबैको। तो कहने का मतलब क्या, वो लोग क्या है टोबैको का सेवन करते हैं, कोई सिगरेट के माध्यम से, कोई खैनी के माध्यम से, कोई किसी अन्य पान मसाले के माध्यम से। ठीक है, तो क्या कहता है कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, ऐसा है क्या कि बैड हैबिट्स तो दुनिया भर के हैं, और उन सभी बैड हैबिट्स में से सबसे ज्यादा जो फैला हुआ है बैड हैबिट, वो क्या है, यूज ऑफ टोबैको। तो अब देखिए सेंटेंस का मीनिंग तो समझ गए, अब बताइए इसमें क्या रहा है, ए। चलिए ए आपने बोला, बी में कि कौन कौन है, एक और ओनली वन, और ए में कितने लोग हैं, बोलो ना हो, ए वाले सही है, ठीक है, बी वाले गलत हो गए। कहिए क्यों, क्योंकि आप ये बचपन से ही जान रहे हैं, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप ये जान रहे हैं कि वन अप के बाद, देखिए वन अप के साथ दो बातें जानते हो आप, वन अप के साथ आने वाला नाउन, वन अप के बगल में अगर आप नाउन लाए हो तो यह आर्टिकल्स दी के साथ आता है। ठीक है, और यहां पर देखिए वन अप के बाद नाउन प्लूरल नंबर में होता है, लेकिन अगर यह वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा तो यहां वर्ब सिंगुलर नंबर में हो जाता है। और वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन, इसका मतलब कहता है में से एक। ठीक है, अगर मैं कहता हूं यू आर वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या, मेरे दोस्त कई हैं, आप उन्हीं दोस्तों में से एक आप भी हैं। यू आर वन ऑफ माई फ्रेंड्स का मतलब क्या हुआ, आप मेरे दोस्तों में से एक हैं। अगर मैं कहता हूं सी इज वन ऑफ माई सिस्टर्स, इसका मतलब कि मेरी बहनें कई हैं, और उन्हीं बहनों में से एक बहन मेरी ये भी है। तो इसका मतलब देखिए क्या, वो उनमें से एक के बारे में चर्चा करते हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने कहा कि मेरी बहनों में से एक बहन आई है आज पढ़ने के लिए, तो वन ऑफ माई सिस्टर्स हैज कम टू रीड टुडे या हैव कम टू रीड टुडे, क्या बोलना चाहिए मुझे, हैज। क्यों, क्योंकि बहनें तो ज्यादा है, आई कितनी है, एक, तो चर्चा तो हम एक के बारे में ही कर रहे हैं। तो वन ऑफ माई सिस्टर्स हैज कम टुडे, तो कहने का मतलब क्या हो कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल नंबर में होता है, वर्ब लेकिन सिंगुलर होता है। ठीक है, क्योंकि वो अनेकों में से एक के बारे में बात करता है, इसीलिए वर्ब सिंगुलर होता है। एक तो वो बात हो गई। दूसरा, वन ऑफ के बाद कभी भी एडजेक्टिव को हम लाते हैं तो एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में होता है। ठीक है, एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में होता है, तो यहां पर देखिए क्या हुआ कि मोस्ट वाइडली स्प्रेड है, तो मोस्ट आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव है। और बेसिकली आप जानते हो कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव जो होते हैं ये आर्टिकल्स दी के साथ यूज नहीं किए जाते हैं। तो बोलिए ए वाले पार्ट में सही होगा ना, तो आप लोग का नजर चूक गया। अब चले आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए एक काम करते हैं, 15 पे छोड़ देंगे, विल दैट बी ओके, 15 पे छोड़ देंगे, आज पहला दिन है दोस्त, आई नीड योर सपोर्ट ऑल्सो। ठीक है, और एक दूसरे को जानेंगे, जितना जल्दी जान लेंगे ना तो आगे से होगा कि मीनिंगफुली इस चीज को हम लोग यूटिलाइज भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आइए, अब बताइए इस सेंटेंस में क्या है एरर, अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डिजर्ट। ठीक है, अब ये देखिए अरेबिया का वृहत हिस्सा क्या है, रेगिस्तान है, यही ना। अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डिजर्ट, सेंटेंस सही है, कोई गलती नहीं है, नो एरर। चलते हैं नेक्स्ट, चलो अब इसमें आंसर करो। ही हैड अराइव्ड एट कायरो a few months before protest shook the Arab world।
सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ, ही हैड अराइव्ड एट कायरो, वो कायरो पहुंचा था कुछ महीने पहले, ठीक है, कुछ महीने पहले पहुंचा। अब यहां पर देखिए बिफोर प्रोटेस्ट सुक द अरब वर्ल्ड, ठीक है, और यहां प्रोटेस्ट का मतलब क्या हुआ, विरोध। अब प्रोटेस्टर्स का मतलब क्या हुआ, विरोध जताने वाले लोग, ठीक है। जब जो कि ये विरोध ने पूरे अरब वर्ल्ड को जो कि क्या कर दिया, हिला के रख दिया, उसके कुछ महीने पहले ही वो वहां पहुंचा था, कायरो पहुंचा था, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ कि यहां देखिए क्या कि आंसर में मिसमैच है। अगर आप देखोगे टेक्स्ट बुक का भी अगर देखोगे विचार देखोगे, टेक्स्ट बुक का भी विचार देखोगे तो इसका गलत है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। अगर जो कि क्या कहता है प्रीवियस ईयर में, जैसे देखिए कुछ कुछ प्रकाशन ऐसे होते हैं कि 1% 2% अशुद्धि रह जाती है। इस सेंटेंस को पढ़ करके देखो, सेंटेंस मीनिंग क्या कहता है कि पास्ट में ही दो घटनाएं घटित हुई है, एक घटना पहले और एक घटना बाद की है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। अगर मान लीजिए कि प्लेन हाईजैक हुआ, इसके विरोध में हो सकता है कि प्रोटेस्ट हुआ हो। अगर मान लीजिए कि किसी के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, किसी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई, लेकिन प्रशासन ने जो कि सही डिसीजन नहीं लिया, देर किया क्रिमिनल को अरेस्ट करने में, तो जन सामान्य ने क्या किया कि प्रोटेस्ट किया, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा प्रोटेस्ट सुक द वर्ल्ड, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटेस्ट ने जो कि क्या कहता है कि अरब वर्ल्ड को जो कि क्या किया, हिला करके रख दिया। उसके कुछ समय पहले ही जो कि वो कहां, कायरो पहुंचा था। तो मतलब पास्ट की दो घटनाएं, जो घटनाएं सबसे पहले घटित हुई वो घटना तो पास्ट परफेक्ट में बयां होता है, ठीक है। और जो घटना उस घटना के होने के बाद हुआ है, तो ये रखे कि वो घटना किसमें होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो यहां पर देखिए बिफोर द, ये देखिए क्या कि सुक द वर्ल्ड, तो ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट में तो ऑलरेडी ये लिखा हुआ है। इसके बाद के ही हैड अराइव्ड कायरो अ फ्यू मंथ्स बिफोर, ठीक है, द प्रोटेस्ट सुक द अरब वर्ल्ड, इसका मतलब सेंटेंस करेक्ट है, इसका आंसर होना चाहिए डी, नो एरर। लेकिन वहां पर एरर क्या दिया हुआ, ए वाला पार्ट, जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, ठीक है दोस्त। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। बारह, आप लोग गिन रहे होंगे कब 15 होगी, घर जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, मोस्ट ऑफ अस हु आर ओल्डर competitive रनर्स आर नॉट एबल टू रेस एनीवेयर एट द सेम स्पीड एज वी डू वी वेयर 30। अब बताइए तो इस सेंटेंस में क्या है गड़बड़, गाइस बताइए इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ी है। मैंने पहले ही क्या कहा आपको, देयर आर सर्टेन थंब रूल्स बिफोर, ए राजा जी, हेलो, स्टॉप क्रॉस टॉक प्लीज, टॉक टू मी, हम भी क्लोज अप करके आए हैं, टॉक टू मी प्लीज, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने आपको इन द वेरी बिगिनिंग क्या कहा कि बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन फ्रॉम योर नॉलेज पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू द सेंटेंस एंड ट्राई टू कंप्रीहेंड इट्स मीनिंग। कोई भी डिसीजन लीजिएगा अपने नॉलेज से, सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ के मीनिंग समझिए, तब आप निर्णय लीजिएगा। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या कहता है, मोस्ट ऑफ अस, हमेशा अधिकांश, ठीक है, हु आर ओल्डर कंपेटिटिव रनर्स, जो कि क्या है, अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं। कंपेटिटिव रनर्स के मामले में मान लीजिए जब कभी जवान थे, तो अगर आप मेरे से रेस लगाते तो हम भी आपके जैसा एकदम फुर्ती में दौड़ सकते थे, ठीक है। लेकिन अब जो कि उम्र हो चुकी है, तब क्या हो गए हैं, यहां पर देखिए ओल्डर कंपेटिटिव रनर्स आर नॉट एबल टू रेस एनीवेयर, और आज कहिएगा चलिए सर रेस लगाते हैं, तो आपकी जब उम्र में थे हम, तब रेस लगाते तो हम दौड़ भी जाते, लेकिन अब क्या है, समय बीत चुका है, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। तो अल्टीमेटली देखिए क्या हुआ, आर नॉट एबल टू रेस एनीवेयर, अभी कहिएगा कहीं भी रेस लगाने के लिए, तो मैं अब सक्षम नहीं हूं रेस लगाने के लिए। एट द सेम स्पीड, उस स्पीड से, एज वी डू व्हेन वी वेयर 30, जिस स्पीड से 30 साल की उम्र में लगा लेते थे ना रेस कहीं के लिए भी, उस स्पीड से लगाने में अब हम सक्षम नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए क्या हुआ, एज वी, यहां पर यह सेंटेंस देखिए, एज वी डू व्हेन वी वेयर 30, जैसा हम किया करते थे जब 30 साल के थे। तो ये बताइए डू का फॉर्म ये प्रेजेंट फॉर्म होना चाहिए कि डू के बदले डीड होना चाहिए। एज वी डिड 30 ईयर्स बिफोर, जैसा 30 साल पहले हम करते थे, कहीं के लिए भी रेस लगा लेते थे जिस स्पीड के साथ, ठीक है, वैसा आज हम नहीं कर सकते हैं। जैसा हम जब हम 30 साल के थे जो किया करते थे, ये पास्ट की तरफ संकेत है, तो डू का पास्ट फॉर्म डिड दीजिएगा ना आप। हो गया, चलिए नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वर्क हार्ड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं जिसका जवाब सही होगा नेक्स्ट क्लास में उसे मैं चॉकलेट दूंगा एक। आंसर देना होगा, एबीसीडी नहीं, एबीसीडी आंसर से काम नहीं चलेगा, आपको बताना होगा कि सर ये गलती है, इसके बदले ये कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो बोलिए, जो चॉकलेट बोलिएगा वही दूंगा।
ठीक है, कैडबरी का आया है लॉलीपॉप, वही दे देंगे आपको। चलिए अब बताइए इसमें सेंटेंस क्या कहता है, वर्क हार्ड लेस्ट यू डू नॉट फेल। सेंटेंस का अर्थ क्या निकला, कड़ी मेहनत करिए कहीं आप फेल ना हो जाए। सेंटेंस यही नहीं कहना चाह रहा है, आप लोग चूज करिए कि क्या है गलती इसमें। सेंटेंस जो कि बी पार्ट में एरर है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, बी पार्ट में एरर है, यू आर ऑल राइट, लेकिन क्यों नहीं, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहिए क्यों। आपको यह जानना था लिस्ट। चलिए लिस्ट की तरफ अगर आपका इशारा है तो लिस्ट के बारे में और जानकारी दीजिए। बाद में ये नहीं कहिएगा सर लिस्ट के बारे में तो हम बोलना ही चाह रहे थे, आप बोल दिए, ना तो हमारा चॉकलेट हाथ लगता ना। चलिए आप ही बोलिए। आधा हम आधा ये। चलिए तो अब बताइए लिस्ट के बारे में और देखिए, आप जानकारी देंगे या मैं रिवीजन करा दूं। देखिए लिस्ट क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। लिस्ट एक निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है, और ये वर्ड है क्या, कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन है और ये क्या करता है, दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो कि वर्क हार्ड, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, वो सेंटेंस जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस को दर्शाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या हुआ, यू डू नॉट फेल, यहां पर देखिए एक सेंटेंस इस तरफ है, तो यही दोनों सेंटेंस को जोड़ा है ना, ये लिस्ट जोड़ा है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लिस्ट जब एक निगेटिव वर्ड है और ये साथ साथ कंजंक्शन है, जब निगेटिव वर्ड है तो इट विल कैरी निगेटिव मीनिंग, इट विल कैरी निगेटिव मीनिंग। तो ये कैसा मीनिंग कैरी करेगा आपको, ये नेगेटिव मीनिंग कैरी करेगा। और जब नेगेटिव मीनिंग कैरी करेगा तो ये क्या करेगा कि सेंटेंस का अर्थ को नेगेटिव बना देगा। और इस नेगेटिव वर्ड के आने की वजह से ना सेंटेंस के इस भाग में दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज कर पाओगे, ना सेंटेंस के इस भाग में दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज कर पाओगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये सही भी होता तो ये डू नॉट नहीं होता, क्योंकि ये लिस्ट अकेले नेगेटिव, अकेले क्या करेगा, पूरे सेंटेंस के मीनिंग को क्या करेगा, नेगेटिव बनाएगा, दूसरा नेगेटिव वर्ड आने नहीं देगा। पहली बात। अब आप कहोगे सर लिस्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। तो यहां पर देखिए क्या, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू फेल इन द एग्जामिनेशन, कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओ। तो अब ये देखिए रूल क्या कहता है, दो सेंटेंस को आपस में तो कनेक्ट कर दिए, अगर लेस्ट ने कनेक्ट किया है तो यहां सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, यहां अगर हम मॉडल्स का प्रयोग करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहां शुड का प्रयोग होगा, बाकी किसी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो ये डू नॉट के बदले आपको क्या लिखना चाहिए, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं तुम फेल ना हो जाओ। और आपको गलती करवाने के लिए ऐसे भी लिख सकता है, यू शुड नॉट फेल, यू शुड नॉट फेल। तो सोच के देखिए, जब ये निगेटिव है तो शुड के साथ शुड लगा भी देगा, ताकि आपका नजर हट गया ना तो नॉट आपको दिखेगा नहीं, आप कह दोगे नो एरर है, जबकि एरर करवा दिया आपको, तो ये नॉट नहीं लगेगा ना। और दूसरा गलती क्या, शुड के बदले यहां वुड भी लगा के दे सकता है, और यहां देखिए डू नॉट लगा करके दिया। तो क्या करेंगे, लिस्ट ने अगर कनेक्ट किया है तो इसके बाद सब्जेक्ट कोई भी रहे, सबके साथ क्या जाएगा, शुड जाएगा। लिस्ट क्या है, कंजंक्शन है, अर्थ क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि। अगर ये दो सेंटेंस को कनेक्ट किया है तो दोनों में से किसी भी सेंटेंस में नेगेटिव स्ट्रक्चर का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, देखिए द ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ 2600 प्लांट स्पीसीज and this habitat fragmentation can pose a serious threat to endemic plants. Pose a threat का मतलब क्या होता है, serious threat का मतलब गंभीर खतरा पैदा करना। इसका मतलब क्या हुआ, गंभीर खतरा पैदा करना, खतरा पैदा करना। इसमें ढूंढो तो क्या है गलती, द ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ 2600 प्लांट स्पीसीज। अगर ईस्टर्न घाट पर्वत के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पर जो है कि कितने प्लांट स्पीसीज है वहां पाए जाने वाले 2600 प्लांट स्पीसीज है, प्रजातियां आपको अवेलेबल होंगी ईस्टर्न घाट पर्वत में। ठीक है, एंड दिस हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, अगर इस आवास, हैबिटेट का मतलब क्या, आवास, पौधों का जो आवास है, इसका अगर आप फ्रेगमेंटेशन करिएगा तो मतलब क्या हुआ, टुकड़ों में विभाजित करिएगा, यही वन फ्रेगमेंटेशन अगर करिएगा तो क्या है कि कैन पोज अ सीरियस थ्रेट टू इंडेमिक प्लांट्स। तो क्या होगा, ये जो कि इंडेमिक प्लांट्स के लिए कि बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए क्या हुआ, एंड दिस हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, इस हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन, तो हैबिटेट का काके की का अर्थ, हैबिटेट पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करोगे या नहीं, तो आप ऐसे लिख रहे हैं ना, द फ्रेगमेंटेशन ऑफ दिस हैबिटेट,
या तो ऑफ में लिखोगे या तो एपोस्ट्रोफी एस में लिखोगे, लेकिन यहां तो लिखोगे ना आप। तो यहां पर क्या है, एपोस्ट्रोफी एस मिसिंग है, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी। ठीक है दोस्त, चले आगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और खुश होने का समय है, आज 15वां क्वेश्चन पे ही रुक जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए लगाइए दिमाग, इसमें क्या है गलती। टेल मी गाइस। टर्बिडिटी करंट इज अ फास्ट मूविंग करंट that sweeps down submarine canyons carrying sand mud into the deep sea। क्या है गलती? द सेंटेंस हैविंग नो गलती। सेंटेंस में कोई गलती ही नहीं तो ढूंढिएगा क्या? ठीक है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। टर्बिडिटी करंट के बारे में बात किया जा रहा है कि एक कैसा करंट होता है, ये फास्ट मूविंग करंट होता है दैट स्वीप्स डाउन सबमरीन कैनियंस, जो कि क्या कहता है कि सबमरीन कैनियंस से होकर के गुजरता है। इसके बाद देखिए फिर आपका क्या है, कैरिंग सैंड मड इनटू द डीप सी। तो सैंड मड को जो कि कैरी करके कहां तक ले जाता है, गहरे समुद्र तक ले जाता है। चलिए दोस्त 15 क्वेश्चन देखे आज हम लोग, क्या करें यहीं तक रुके। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिएगा कि हमारा समय बर्बाद नहीं होगा। जैसे ही एंटर करेंगे तो मिनिमम देखिएगा कि 25 से 30 क्वेश्चन एक दिन में तो डिस्कस करेंगे। डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। जैसे देखिए फिलर्स के क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तो उसमें क्या देखिएगा, ईच एंड एवरी वर्ड के बारे में डिस्कशन होता है। और डिस्कशन का मतलब क्या हुआ कि जे कि टाइम नहीं देखना है, बल्कि हमको क्या देखना है, अप्रोच। मेरा जो रिवीजन, जहां से क्वेश्चन आते हैं बार बार, जो इंपॉर्टेंट एरिया है, तो वो चीजें जो कि आप रिवीजन में है कि नहीं है। रहने दे दोस्तों यहीं तक आज। चलिए, थैंक यू जेंटलमैन, पैक हियर ओनली। क्या करें, स्टॉप करें ना? यस।